everyone, welcome back to this channel. So this is the last part of Principles of Management जिसमें हम कवर करेंगे हमारी रिमेनिंग दो टेक्निक्स वर्क स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की वीडियो को। तो देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चार टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। सबसे पहले है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, देन वी हैव वर्क स्टडी और लास्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है ये हमने पढ़ लिया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हमने कवर करा। अब समझते हैं कि वर्क स्टडी क्या है। तो देखो, वर्क स्टडी में चार टेक्निक्स होंगी। सबसे पहला है मेथड स्टडी, दूसरा है मोशन स्टडी, ठीक है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। ठीक है, इसके लिए ट्रिक याद रखना MMTF। ठीक है, तो वर्क स्टडी में आएगा MMTF, मेथड, मोशन, टाइम एंड फटीग। ठीक है, सबसे पहले मेथड स्टडी क्या है। तो देखो, मेथड स्टडी का सिंपल मतलब है कि आपको पता है टेलर ने बोला था कि किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है जिससे आप वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि आप वो जो बेस्ट मेथड है उसे आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग अ जॉब। ठीक है, एक काम को करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर्स, right from procurement of raw materials till the final product is delivered to the customer, every activity is a part of method study। मतलब आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, वहां से लेके जब तक आपका जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक ना पहुंचा है, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सभी मेथड स्टडी का ही पार्ट है। ठीक है, सही। इसके बाद सेकंड है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी बेसिकली एक वर्कर की मूवमेंट्स को बताता है। ठीक है, मूवमेंट्स, इसमें क्या है, इसमें सिंपली ये है कि आप एक वर्कर की मूवमेंट्स को एनालाइज करो कि कौन सी मूवमेंट्स या कौन से मोशंस प्रोडक्टिव हैं और कौन से अनप्रोडक्टिव हैं। ठीक है, फिर जितने भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उन्हें आपको एलिमिनेट करना है। वहां से एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, कॉस्ट कम आएगा, टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशंस एटसेट्रा विच आर अंडरटेकन व्हाइल परफॉर्मिंग अ जॉब। Unnecessary movements should be eliminated so that it takes less time to complete the job. Taylor used stopwatches and various symbols to identify different motions। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कोई मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए एक वर्कर है, मिस्टर ए है, ठीक है, एक वर्कर। और सपोज ये रॉ मटेरियल लेने गए मार्केट से। ठीक है, रॉ मटेरियल लेने में लगा सपोज हाफ एन आवर। ठीक है, आई डोंट नो, ये पेन चल नहीं रहा आज, वेट, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए मार्केट गए और वहां से रॉ मटेरियल लेने गए थे। ठीक है, अब रॉ मटेरियल ले लिया बट उन्हें ऑन द वे अपने एक फ्रेंड मिल गए। ठीक है, और फ्रेंड से मिलने में उन्होंने लगा दिया 1 आवर। ठीक है, 1 आवर लग गया फ्रेंड से मिलने में। ओके, रॉ मटेरियल लेने में केवल लगे हमें सपोज हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। और फिर उनको अपने फ्रेंड मिल गए तो वो फ्रेंड से बातें करने लग गए, वहां पे उन्हें 1 आवर और लग गया। तो अब खुद देखो यार, रॉ मटेरियल लेना तो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, बट फ्रेंड से बात करने में जो टाइम वेस्ट किया है वो एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है। ठीक है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, तो आपको इसी को एलिमिनेट करना है जिससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, समझ में आया मोशन स्टडी क्या है। तो आपको एक वर्कर की मूवमेंट्स को देखना है, कौन सी प्रोडक्टिव है कौन सी अनप्रोडक्टिव है, फिर उसमें से अनप्रोडक्टिव को आपको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का कह रहा है, टाइम स्टडी का सिंपल मतलब यह है कि आप किसी भी को काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करो कि इस टाइम में वो काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम, एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है वो आपको देखना है। टाइम मेजरिंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क। स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी, ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का, इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी एम्प्लॉयड, कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। सुटेबल फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, क्या क्या इंसेंटिव्स आप दोगे ये देखना है, और आपको लेबर कॉस्ट को डिटरमाइन करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स को बनाने में 20 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, एक बॉक्स को बनाने में 20 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि 1 आवर में कितने बॉक्स आप बना सकते हो, तो कितने बॉक्स बनेंगे 1 आवर में, 1 आवर, या फिर आप बोल सकते हो 60 मिनट्स, तो कितने बनेंगे 3 बॉक्सेस। ठीक है, अगर 20 मिनट्स में एक बन रहा है तो 60 मिनट्स में 3 बनेंगे। ठीक है, और सपोज एक वर्कर जो है वो एक दिन में 8 आवर्स वर्क कर रहा है,
ठीक है, 8 आवर्स पर डे वो काम कर रहा है, ठीक है, जिसमें से 1 आवर उसके रेस्ट का है, ठीक है। तो टोटल कितने घंटे वो काम करेगा एक दिन में? 7 आवर्स, ठीक है, 7 आवर्स वो वर्क करेगा। ओके, अब 1 घंटे में 3 बॉक्स बना सकते हो, तो 7 आवर्स में कितने बॉक्सेस बनेंगे? 7 आवर्स में बनेंगे 7 इंटू 3, दैट इज 21 बॉक्सेस, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड टाइम आपने फिक्स करा है कि एक दिन में एक वर्कर या फिर 7 आवर्स में एक वर्कर 21 बॉक्सेस बनाएगा, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड आउटपुट भी फिक्स करा है, स्टैंडर्ड टाइम भी फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन होगा, और यहाँ पे जो वेजेस आप पे करोगे अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को, वो टाइम के बेसिस पे करोगे, ठीक है, कि कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन किया है उसके बेसिस पे आप इन्हें पेमेंट करते हो, ठीक है। क्लियर है टाइम स्टडी क्या है? इसके बाद लास्ट है हमारा फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में सिंपल चीज है कि यार एक अगर वर्कर काम कर रहा है पूरे दिन, तो जनरल बात है कि वो थकान महसूस करेगा, ठीक है, टायर्ड फील करेगा। तो वही चीज है कि आपको देखना है यार एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को कितने रेस्ट इंटरवल्स देने हैं, ठीक है, जिससे वो वापस से सेम स्पीड के साथ काम कर सके, ठीक है। अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड physically and mentally if he or she does not rest while working. The rest interval will help one to regain stamina and work again with the same capacity. Fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest interval in completing a टास्क। तो रेस्ट इंटरवल देना जरूरी है। फटीग स्टडी में आप 3 चीजें देखोगे। सबसे पहली चीज देखोगे कि कितने रेस्ट इंटरवल देने हैं, ठीक है, रेस्ट इंटरवल्स, ठीक है, कितने रेस्ट इंटरवल्स देने हैं। दूसरी चीज आप देखोगे कि कितने टाइम के बाद देने हैं, ठीक है, कितने आवर्स के बाद एक रेस्ट इंटरवल देना है। और तीसरी चीज देखोगे यार कितनी देर का एक ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स होंगे, कितनी देर के बाद देने हैं, और कितनी ड्यूरेशन का एक रेस्ट इंटरवल होगा, ठीक है। ये सब आप किस में देखते हो? फटीग स्टडी में। क्लियर? ठीक है। तो वर्क स्टडी में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मेथड स्टडी, दूसरा मोशन स्टडी, थर्ड है टाइम स्टडी, और फोर्थ इज फटीग स्टडी, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है जो कि है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है? देखो समझते हैं हम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सबसे पहले वेज सिस्टम आपको पता है कि आप कितना पेमेंट कर रहे हो अपने वर्कर्स को, और डिफरेंशियल मतलब कि अलग अलग, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। तो इस टेक्निक में क्या कहा है कि यार आप अपने वर्कर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो। एक होंगे एफिशिएंट, एक होंगे एफिशिएंट वर्कर्स और दूसरे होंगे इनएफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। उसके बाद आप एक ठीक है, आपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट करो, ठीक है, कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, इतनी यूनिट्स बननी चाहिए, ठीक है। फिर जो भी वर्कर्स वो स्टैंडर्ड आउटपुट या उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उनका वेजेस अलग होगा, और जो लोग स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोडक्शन करेंगे उनका वेजेस अलग होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अ टेक्निक विच डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, ओके। इसके बाद इट रिवॉर्ड्स द एफिशिएंट वर्कर्स एंड मोटिवेट्स द लेस एफिशिएंट वर्कर्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी। अब वेजेस अगर अलग अलग होंगे दोनों के, तो इससे दोनों को ही मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल समझेंगे तब आपको क्लियर होगा। देयर आर 2 पीस रेट्स। सबसे पहले 1 फॉर दोज हु प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर, और सेकंड फॉर दोज हु प्रोड्यूस लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द 2 वेज रेट्स इज इनफ टू मोटिवेट द लेस इनएफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। एग्जांपल लो, सपोज हमने एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट किया है, स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब कि 100 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। एक दिन में आपको सपोज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अगर आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, 100 या फिर उससे ज्यादा अगर आप प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तो आपको पर यूनिट 50 रुपए मिलेंगे, 50 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। बट अगर आप 100 से कम प्रोड्यूस करते हो, तो अगर 100 से कम प्रोड्यूस अगर आप कर रहे हो, तो आपको मिलेंगे ₹30 पर यूनिट, ठीक है। अब कुछ वर्कर्स ऐसे होंगे जिन्होंने 100 या उससे ज्यादा प्रोडक्शन करी, तो उन्हें 50 रुपए मिलेंगे। कुछ होंगे जिन्होंने 100 से कम करी, तो उन्हें कितने मिलेंगे? 30 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब खुद सोचो यार, जो लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर देंगे या जो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर देंगे, वो मोटिवेटेड कैसे फील करेंगे कि अगर हमें आज हमने ज्यादा प्रोडक्शन करा है 100 से, तो हम नेक्स्ट टाइम और प्रोडक्शन करेंगे जिससे हमें और वेजेस मिले, ठीक है। तो उनके लिए मोटिवेशन का सोर्स है। दूसरी कैटेगरी इनएफिशिएंट की है। अगर वो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगेन वो अगली बार ये सोचेंगे कि हमें भी अब नेक्स्ट टाइम एफिशिएंट की कैटेगरी में आना है, हम भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी ये जो टेक्निक है, ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन का ही सोर्स है,
ठीक है। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में आपने करना क्या है, दो पार्ट्स में वर्कर्स को डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में वर्कर्स को डिवाइड करना है, एफिशिएंट इनएफिशिएंट। एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट करना है जिसके अकॉर्डिंगली आप वेजेस रखोगे। जो लोग स्टैंडर्ड से ज्यादा या स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट कर देंगे उनका वेजेस ज्यादा होगा, और जो लोग स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करेंगे उनका वेज रेट अलग होगा। ठीक है। और इन दोनों के ही बीच का डिफरेंस एज अ मोटिवेशन वर्क करेगा फॉर ऑल द वर्कर्स। ठीक है, क्लियर? सही। तो ये थी हमारी लास्ट टेक्निक, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, और हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करा। सबसे पहले हमने बात की थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग की। देन हमने देखा था क्या, एक बार देखते हैं हम पूरा चैप्टर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था मीनिंग के साथ। ठीक है, मीनिंग हम देखे थे, हियर वी हैव द मीनिंग। ओके, देखो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा था, मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमने डिस्कस किया। देन हमने देखे थे प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और वैल्यूज में डिफरेंस क्या है। उसके बाद टॉपिक था फीचर्स ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल, फिर हमने डिस्कस की थी उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है। देन हमने देखा हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर के 4 प्रिंसिपल्स और 4 टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में कवर किया पूरा चैप्टर, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से केस स्टडी बनती है एग्जाम में, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। और कुछ भी अगर इशू आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।